नमस्कार साथियों, प्राचीन भारत का इतिहास इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य और स्पेशली मगध साम्राज्य का उद्भव देखेंगे और एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। देखिए, फैक्ट रटना बहुत आसान है, चीजें रटा रटा के बच्चों का पूरा जो थिंकिंग है ना, कैपेसिटी होती है, उसे खत्म कर देते हैं टीचर। ये बहुत गलत बात है। सही बताएं तो टीचिंग पैटर्न का ये सबसे खराब दौर है कि भाई आपको फैक्ट रटा रहे हैं। फैक्ट मत रटो यार, चीजें समझ लो। ठीक है, फैक्ट ऑटोमेटिकली रट जाओगे, हो जाएगा, एक दो डेट याद रख लो, इतना काम हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको चीजें समझनी है, समझना ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि हमने क्या बताया, मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य से पहले अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या देखा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की आपको जानकारी मिल जाती है। अब इसका जानकारी का सोर्स आपको कहां से मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ में आप देखते हैं तो भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है। अब इन 16 महाजनपदों में आप देखते हैं तो वज्जी एवं मल्ल जो है वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रतीक के तौर पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बाकी जो बचते हैं, वज्जी और मल्ल के बाद जो महाजनपद बच जाते हैं, उन सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मतलब जहां पे राजा ही सर्वोपरि होता था। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट और चीज हमने क्या जाना, हमने जाना 6 महानगरों की सूचना भी हमें मिलती है, जिसमें आप देखते हैं तो चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, काशी और कौशल जैसे महानगरों का आपको उल्लेख मिल जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो इसी टाइम पीरियड में आप देखते हैं जब 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो इन 16 महाजनपद में जो 4 शक्तिशाली बड़े राजतंत्र उभर के आए, है ना, तो वो कौन कौन से थे, तो कौशल था, वत्स था, अवंती और मगध थे। ये जो 4 सबसे शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभरे हैं। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस में आप क्या देख रहे होते हैं कि जो 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, उनमें से भी एक जो राजतंत्र था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो वो कौन था? मगध साम्राज्य था। कौन था? मगध महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जब मगध महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया तब वो क्या बन गया? मगध साम्राज्य बन गया। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की आज हम कहानी जानेंगे। आखिर मगध साम्राज्य इतना ताकतवर क्यों बना, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं साथियों। और नेक्स्ट एक फैक्ट और आप अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि अजात शत्रु जो राजा हुए थे, है ना, आप लोग जानते हैं अजात शत्रु के बारे में, तो वो महावीर और बुद्ध, है ना, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु देखी थी। ठीक है, तो बाकी अगर हम बात करते हैं एक महाजनपद अस्मक महाजनपद, तो देखिए 16 महाजनपदों में से अस्मक महाजनपद जो था वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, और बाकी जो 15 महाजनपद थे वो नर्मदा नदी के उत्तर में थे। ठीक है, देखिए जब भी आप इतिहास पढ़िए या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए। जब आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, स्पेशली पर्यावरण मान लीजिए, छोड़ दीजिए, पर्यावरण एनवायरमेंट के लिए ज्यादा नहीं जरूरी है, बाकी आप भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं और एक दूसरे को इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है। तो मैप का जब तक आप एकदम क्लियर नहीं रहोगे कि भारत कहाँ है, इसके राज्य कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में कौन सा है, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, जोग्राफिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स, वो सारी चीजें आपको, है ना, जब पहले आप कम से कम मैप का सही से ज्ञान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। तो हमने क्या बताया, अस्मक जो था, सभी महाजनपदों में से अस्मक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। स्पेशली गोदावरी जो नदी है उन्हीं के आसपास का जो बेल्ट है उसे अस्मक महाजनपद बोला गया था। ठीक है, अब अगला अगर हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के उद्भव का कारण कि अगर आखिर मगध साम्राज्य इतना ताकतवर क्यों बना, तो पहला जो कारण मिलता है वो मिलता है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो मगध जो साम्राज्य था उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल थी ग्रो करने के लिए, मतलब ताकतवर बनने के लिए। अब इसका रीजन क्या क्या है, तो पहला रीजन जो बताया गया है, बोला गया कि भूमि कैसी थी, उपजाऊ भूमि का क्षेत्र मिल गया था। ठीक है, अगर आप आज मगध साम्राज्य का देखते हैं तो आप कौन कौन सा क्षेत्र पाएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ आप देखेंगे तो उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट था ये मगध साम्राज्य के पार्ट में इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इतने बड़े क्षेत्र में सोचिए भूमि कितनी उपजाऊ है। ठीक है,
अब यूपी के भी कुछ हल्के से हिस्से इसी के पार्ट में आ जाते थे। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं जब भूमि उपजाऊ है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कृषि अधिशेष होगी। अधिशेष मतलब सरप्लस होगी, जरूरत से ज्यादा होगी। जब जरूरत से ज्यादा होगी तो क्या होगा, व्यापार पूरा का पूरा डेवलप होगा। और व्यापार डेवलप होगा तो टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो राजा का कोष मजबूत होगा, राजा का कोष मजबूत होगा तो क्या करेगा राजा, युद्ध लड़ेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। ऑटोमेटिक क्या हुआ, मगध साम्राज्य बढ़ा। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा जो कारण बताया गया, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन आज के टाइम पीरियड में आप देख लीजिए, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ रहा है, ऑटोमेटिक है ना, झारखंड है। और झारखंड का किसका पार्ट था, मगध साम्राज्य का था। और ये किस लिए फेमस है, तो लोहे के लिए। तो लोहा है ना, लौह धातु आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो मगध में सबसे ज्यादा खनिज संपदा थी, ये कह सकते हैं। अपवाद के तौर पे एक और कह सकते हैं कि अवंती का जो क्षेत्र था वहां पे भी आपको खनिज संपदा देखने को मिल जाती है, लेकिन मगध के पास ज्यादा थी, ठीक है। अवंती के पास भी हुआ करती थी। और अवंती आप देख सकते हैं तो 4 राजतंत्रों में अवंती भी शामिल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब मगध साम्राज्य ग्रो करना शुरू किया तो अवंती ऑटोमेटिक क्या हो गया। अब उसके पीछे और कारण बताएंगे, अभी तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि अपवाद स्वरूप में अवंती के पास भी क्या हुआ करता था, खनिज संसाधन थे, लेकिन मगध के पास सबसे ज्यादा खनिज संपदा थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब जब खनिज संपदा होगी, लौह धातु ज्यादा होगी तो हथियार बनेंगे, तलवार बनेंगी। अब तलवारों से क्या होगा, युद्ध लड़े जाएंगे। और साथ ही साथ लोहे के फाल बनाए जाएंगे, जिससे खेती का क्या होगा, खेती के क्षेत्र में यूज किया जाएगा। कुल्हाड़ी बनेगी तब भी यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो हमारा कारण बताया गया है वो क्या है, वन संपदा है। तो वन संपदा में हमें क्या देखने को मिलता है, वन संपदा मतलब जो आप फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट वेल्थ है ना, आप फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है, पहला हाथी की प्राप्ति। अब देखिए हाथी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था प्राचीन काल में, युद्ध के है ना, युद्ध मैदान में हाथी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सोचिए कहाँ, घोड़ा छोटा सा, हाथी इतना बड़ा विशालकाय जानवर। अब उसके आगे क्या है ना, तो हाथी तो ऐसे उठा के फेंक देगा भाई घोड़े उड़े को, है ना। तो नॉर्मल ऐसे एक सूंड मार देगा तो घोड़ा तो ऐसे ही मूर्छित हो जाएगा। और ये चीज आप देखने को पाते भी हैं कि जब आप इतिहास में पढ़ते हैं, झेलम वितस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीड, जिसमें सिकंदर और पोरस की लड़ाई होती, तो सोचिए पोरस के पास हाथी थी, और यही वो हाथियां थी जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, ठीक है। और इसका कुछ और भी रीजन रहा है कि पोरस लड़ाई क्यों हारे, फिर ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना है कि हाथी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और जिससे सेना की शक्ति क्या होती थी, बढ़ जाती थी हाथियों की वजह से। और ये किसके पार्ट हैं, वन संपदा के पार्ट हैं, जो भी जंगली जानवर हैं। उसके बाद वन संपदा में आप देखते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलता है, निर्माण के लिए सामग्री, ठीक है। अब देखिए हाथी का उल्लेख आप एक चीज और इतिहास में देखते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर हुआ है ना, तो उसमें क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर वो लड़ाई हार गए, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जो हाथी थी बहुत ज्यादा उससे महत्वपूर्ण भूमिका हाथियों की रही है। और सेल्यूकस निकेटर जब हारा तो उसने संधि की थी, तो जिसमें अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो क्या हो गए, राजा थे मगध साम्राज्य के, ऑब्वियसली अखंड भारत उसमें वो निर्माण कर रहे थे और कर भी चुके थे। आई थिंक फिलहाल उत्तर भारत उनके पूरे कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। तो वो अब अखंड भारत का पार्ट हो चुका था। और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने क्या डिमांड की थी, कुछ हाथी है ना, 500 हाथी शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, और उसके बदले में क्या दिया था सेल्यूकस निकेटर ने, तो अपने पुत्री से विवाह किया और अपने कुछ राज्य के है ना हिस्से क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ डाउरी मतलब दहेज स्वरूप दिया था, ठीक है। इतना याद रखना है। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज भी कही जाती है, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय शादी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट, और जिसमें अच्छा खासा है ना अफगानिस्तान वाला, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये पूरा वाला जो क्षेत्र है, तो लगभग है ना, तो आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा दहेज में मिला था इंडिया को। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निर्माण के लिए सामग्री भी हमें किससे मिलती है, वन संपदा से ही मिलती है, ठीक है। निर्माण के लिए जैसे क्या है, जो आप देख सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ियों से बना हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब जो जंगली लकड़ियां थी उनसे क्या होते थे, महल का भी निर्माण किया जाता था। यही वजह है कि भगवान बुद्ध ने भी कहा था अगर साम्राज्य को खतरा होगा तो आग से होगा। आग से खतरा होने का रीजन क्यों बताया, क्योंकि जो पूरा का पूरा महल होता था लकड़ियों से बना होता था, यही वजह है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों,
तो अगला एक चीज और आप देखेंगे, भौगोलिक स्थिति में, अनुकूल भौगोलिक स्थिति में नदियां है ना तो मौजूद थी, बहुत ज्यादा नदियां आपको देखने को मिल जाता है इस वाले क्षेत्र में, मगध साम्राज्य वाले क्षेत्र में। और विशेषकर जो राजधानी थी वो क्या थी, फुली प्रोटेक्टेड थी, किससे, नदियों के माध्यम से। जैसे आप देख सकते हैं, अगर पाटलिपुत्र की देखते हैं तो जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसमें आप क्या देखते हैं, सोन, गंगा, गंडक, घाघरा, ये सभी नदियां आपको देखने को मिल जाती, जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी राजधानी को। किसी भी राज्य में राजधानी सबसे पावरफुल पार्ट माना जाता है। सोचिए, इतना पावरफुल हिस्से में अगर अटैक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, जब राजधानी पे अटैक हो गया तो बाकी साम्राज्य की बात ही छोड़ दीजिए। तो राजधानियों को प्राकृतिक सुरक्षा मिली नदियों के माध्यम से। और नदियां एक काम और करती थी, जल परिवहन का काम करती थी। अब जल परिवहन में आप क्या कर सकते थे, पहली चीज तो आप यात्रा कर सकते थे, जल परिवहन है तो आप एक जगह से दूसरी जगह, आज भी लोग जाते हैं देखिए। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते थे, ट्रेड भी कर सकते थे जल परिवहन के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी, मगध के अनुकूल हुई। और नेक्स्ट एक चीज और आप याद रखना है, पहाड़ियां। अब पहाड़ियां क्या है, आप देखते हैं तो जो ये पहाड़ियां भी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो मगध जो था अपना, उसकी जो पहली राजधानी राजगृह हुआ करती थी। और कहा जाता है कि जो राजगृह है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कितनी, 7 पहाड़ियां, 7, सोचिए 7 जो हिल्स थी वो पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करती थी राजगृह को। तो ये प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई थी राजगृह को। आज भी देखिए तो अपना भारत क्या है, जो उत्तर साइड में है, पूरा का पूरा किससे प्रोटेक्टेड है, हिमालय से। हिमालय माउंटेन रेंज हमारी क्या करती है, उत्तर में सुरक्षा करती है। नहीं तो साइबेरियन हवाएं, बहुत सारी चीजें हैं ना, इफेक्ट करे भारत में, है ना, बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। लेकिन हिमालय क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो मानसून को रोकना हो या फिर उधर से साइबेरियन हवाओं को रोकना हो, बहुत सारी तरीके से मदद करता है हिमालय। इसीलिए क्या बोला गया है, भारत का जो माथा है वो क्या है, हमारा हिमालय को मस्तक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक चीज और याद रखना है, जो आप देखते हैं मगध का जो क्षेत्र है ये धान उत्पादक क्षेत्र था। कैसा था ये, धान उत्पादन क्षेत्र में अच्छी खासी थी। अब धान उत्पादन था, और खास ही बात एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि जो मगध का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखें तो जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। आज के ही टाइम पीरियड में आप देख लीजिए तो जहाँ आबादी आपको ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन्हीं सब क्षेत्रों में, झारखंड वगैरह, इन्हीं सब राज्यों में आपको आबादी ज्यादा देखने को मिलती है। तो उस टाइम पीरियड में भी यही सेम चीज थी, तो जनसंख्या वृद्धि भी आपको ज्यादा देखने को मिली। और साथ ही साथ श्रम की उपलब्धता, जब क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, श्रम की उपलब्धता हो जाएगी। अब वो श्रम किस किस क्षेत्र में जा सकता है, पहली चीज आप सेना के क्षेत्र में, जब ज्यादा आबादी होगी तो क्या होगा, सेना की भर्तियां ज्यादा होंगी। राजा साम्राज्य विस्तार चाहते थे तो ज्यादा से ज्यादा सैनिक वो करेंगे, ठीक है। अब यही आप देखते हैं, जब ग्रीक में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं ना यूनान साइड में, तो वहां पे क्या बोला गया, चंद्रगुप्त के पास लगभग कितने थे, 2 लाख से ज्यादा सैनिक हुआ करते थे। सोचिए, इतनी ज्यादा उस टाइम पीरियड में आर्मी हुआ करती थी। तो ये चीजें आपको देखने को मिली, जब श्रम ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे तो सेना के क्षेत्र में जाएंगे, कुछ कृषि के क्षेत्र में लग जाएंगे, तो कुछ लोग शिल्प के क्षेत्र में लगेंगे, शिल्प और व्यापार के क्षेत्र में, है ना। शिल्प क्या होता है, छोटे मोटे जो आप देखते हैं एमएसएमई सेक्टर के हो गए जो वगैरह, है ना, काम वगैरह हो गए, मतलब खुद का बिजनेस जैसे बोलते हैं ना, कि मतलब अपना बिजनेस स्टार्टअप टाइप में, तो उस टाइप में भी लोग लगेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ये सब की सब किसके फेवर में थी, तो मगध साम्राज्य के फेवर में थी। मगध कैसे शक्तिशाली हो सकता है, ये सारी चीजें मगध के अनुकूल हुआ करती थी। नेक्स्ट एक चीज और आप देखेंगे तो शासकों की भूमिका देखने को मिलती है। शासक देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें आप देखते हैं कि जो मगध के शासक हुए बहुत शक्तिशाली थे, साथ ही साथ एम्बिशियस बहुत थे, महत्वाकांक्षी शासक हुए, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे तो पहला आपको बिंबिसार देखें, हर्यंक वंश से अगर शुरू करते हैं तो बिंबिसार, फिर आपको अजातशत्रु मिलते हैं, फिर वही शिशुनाग वंश में शिशुनाग, फिर नंद वंश में आप देखते हैं तो महापद्मनंद और घनानंद जैसे नंद शासक हुए। फिर मौर्य शासक में आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य, फिर उसके बाद सम्राट अशोक, है ना, तो सम्राट अशोक। और खास बात है कि ये जितने भी शासक हुए एक से बढ़ के एक हुए, मतलब पहले वाले से ज्यादा बेटर अगला वाला हुआ। जब उनका उत्तराधिकारी हमेशा मजबूत होता है तो ऑटोमेटिक ग्रो करना फिक्स्ड है, ठीक ना। तो जैसे बिंबिसार हुए, तो बिंबिसार के बाद कौन हुआ, अजातशत्रु हुआ, फिर कौन आया, शिशुनाग आया, फिर नंद वंश के आए, फिर
मौर्य साम्राज्य के शासक हुए, ठीक है। तो सम्राट अशोक सबसे शक्तिशाली रहे और उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा अखंड भारत ही बना दिया। अखंड भारत तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था, जो कुछ क्षेत्र छूट गया था उसे सम्राट अशोक ने पूरा कर दिया था, ठीक है। फिर लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर नॉर्मल रहने लगे, है ना। तो बुद्ध की पॉलिसी पे चलने लगे, लेकिन उससे पहले तो वो शासक ही थे और शासक के तौर पे उन्होंने पूरा साम्राज्य विस्तार ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और आप कह सकते हैं कि मगध के पास, है ना, एक बुद्धिमान सलाहकार भी हुए, नीति निपुण सलाहकार हुए, जिसमें आप देखेंगे तो चाणक्य मिल जाएंगे, सुनीति मिलेंगे, वत्सकार मिलेंगे। तो ऐसे क्या हुए, नीति निपुण विद्वान सलाहकार मिले, क्योंकि जो राजा का सलाहकार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी क्षेत्र में ग्रो करने के लिए। आज भी देखें तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है साथियों, कि आज भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी अधिकारी है ना, कोई भी नेता मंत्री हो, उनके लिए एक सलाहकार नियुक्त होता है, वो जो हायर लेवल रखता, मतलब उसके पास इंटेलिजेंस का जो हायर लेवल होता है, यही वजह से उन्हें क्या किया जाता है, सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रधान सचिव वगैरह जो होते हैं। तो वो कहाँ मिलते हैं, इन सभी को पर्सनल सेक्रेटरी हो गए, तो ये सबके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी रूलर के लिए। तो वही सेम चीज उस टाइम पीरियड में भी होता था, जिसे महामात्य बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे उस टाइम पीरियड में। ओके, तो ये आपने क्या समझा कि मगध साम्राज्य कैसे शक्तिशाली बना था। हमने क्या क्या देखा, पहला अनुकूल भौगोलिक स्थिति, जिसमें हमने देखा भूमि उपजाऊ थी, खनिज संसाधन थे, वन संपदा थी, नदियां मौजूद थी, पहाड़ियां थी, और फिर धान उत्पादक क्षेत्र था, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि होगी तो श्रम की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसमें आप देखेंगे तो सेना, कृषि और शिल्प के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी जनसंख्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर नेक्स्ट अगला आएगा शासकों की भूमिका, जिसमें आप देखेंगे तो एक से बढ़ के एक राजा हुए, ताकतवर राजा हुए, जिन्होंने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार ही किया। और साथ ही साथ अगर हम एक चीज और बात करें तो हम देख सकते हैं क्या है कि मगध का जो आर्थिक आधार है वो बहुत ज्यादा सशक्त हो गया था। जब कोई चीज आर्थिक आधार पे सशक्त होता है, कोई क्षेत्र, वो क्या होता है, फिर बड़े निर्णय ही लेता है। बड़े निर्णय के तौर पे क्या होगा, सिर्फ विस्तार होगा, ठीक है। तो यही चीज है कि मगध की सफलता का कारण उसके शासक रहे हैं, योग्य व्यक्ति, साहसी थे, चालाक थे और एक अच्छे योग्य शासक थे, एक से बढ़ के एक उत्तराधिकारी हुए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।